फिर से आप सभी YouTube दर्शकों का आपके अपने स्टडीमेंट्री YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं न्यू NCERT क्लास 12th और अपना सब्जेक्ट रहने वाला है ज्योग्राफी का। इसमें हम चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे हैं, जिसका टाइटल है भू संसाधन व कृषि। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में ये जो भूगोल का अध्याय है ये चल रहा है। इससे पहले हमने विश्व भूगोल जो है वो कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस चैप्टर से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम आज के इस वीडियो में आपके सामने लेके आए हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपके पास तुरंत पहुंच सकें। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन हैं वो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भू उपयोग वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें 3 तो सम्मिलित हैं। प्रतिभूमि शामिल है, निवल बोया गया क्षेत्र भी शामिल है, बंजर व व्यर्थ भूमि भी शामिल है, मगर जो सीमांत भूमि है ये इसमें शामिल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? तो शुष्क कृषि की यहाँ बात हो रही है, तो कौन सी फसल नहीं बोई जाती? तो शुष्क कृषि में गन्ना जो है इसकी फसल नहीं बोई जाती। बाकी ज्वार, बाजरा, मूंगफली शुष्क कृषि में बोई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो वो है मृदा लवणता। भू उपयोग संबंधी अभिलेख कौन सा विभाग रखता है? तो वो उस विभाग का नाम है भू राजस्व विभाग। भू राजस्व विभाग द्वारा भू उपयोग को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है? तो इनको 9 वर्गों में वर्गीकृत किया है। वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती उसे कहते हैं बंजर व व्यर्थ भूमि। वो भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं उस भूमि को कहा जाता है निवल बोया गया क्षेत्र। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो फसल रबी की भी होती है, खरीफ की भी होती है। तो यहाँ रबी की फसल बतानी है तो इसमें चावल, कपास, मक्का ये खरीफ की फसल है जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, मगर गेहूँ की जो फसल है ये रबी की फसल यहाँ मानी गई है। नीचे पूछा है खरीफ की फसल कौन सी है? तो यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में देख लिया, चावल जो है ये खरीफ की फसल है। बाकी सरसों, चना और गेहूँ ये रबी की फसल है। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? या फिर हम इसी क्वेश्चन को कहें कि भारत में सर्वप्रथम चाय की कृषि कौन से राज्य में शुरू की गई थी? तो वो है असम। अगला क्वेश्चन है गन्ना, चावल, कपास की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका विश्व में दूसरा प्रमुख स्थान माना जाता है। लाल चना एवं पिजन पिग के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो जाना जाता है अरहर को। निम्न में से कौन सी तिलहन फसल नहीं है पूछा है। इसमें मूंगफली, सरसों ये दोनों तिलहनी फसलें हैं। सूरजमुखी भी तिलहनी फसल है, मगर अरहर जो है ये तिलहनी फसल ना होकर ये क्या है? दाल है। तिलहनी फसलों में इनके अलावा मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तारामीरा मतलब ये सभी तिलहनी फसलें हैं। अरेबिका, रोबस्ता व लिबेरिका ये क्या हैं? तो ये कॉफ़ी की प्रमुख किस्में मानी गई हैं। निम्न में से भारतीय कृषि की समस्या कौन सी नहीं है पूछा गया है। तो इसमें अनियमित मानसून समस्या है, भूमि सुधारों में कमी ये भी समस्या है, निम्न उत्पादकता ये भी भारतीय कृषि की समस्या है, मगर उच्च उत्पादकता ये भारतीय कृषि की समस्या नहीं है। औस, अमन, बोरो ये किससे संबंधित हैं? तो ये सभी जो किस्में हैं ये चावल से संबंधित किस्में हैं।
दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाने वाली फसल ऋतु कौन सी है? तो उस फसल ऋतु को कहते हैं खरीफ की फसल। निम्न में से किस दशक में भारत में उदारीकरण नीति व उन्मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई? तो उसका जो नाम है वो दशक जो है वो है 1990 का दशक। निम्न में से कौन सी फसलें दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती हैं? तो उनको उष्णकटिबंधीय फसलें कहा जाता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून का संबंध उष्णकटिबंधीय फसलों से है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन उत्तम किस्म की कौन सी कॉफ़ी से होता है? तो उस किस्म का नाम है अरेबिका। चाय एक प्रकार की कृषि है, तो चाय जो है वो एक प्रकार की रोपण कृषि है। चाय निर्यातक देशों में भारत का जो विश्व में स्थान है वो दूसरा है। भारत का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? या फिर भारत के 2/3 से अधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य, जिसमें 2/3 से अधिक कॉफ़ी उत्पादित होती है, उस राज्य का नाम है कर्नाटक। ग्राम पंचायत या सरकार के स्वामित्व वाली जो भूमि होती है उसको साझा संपत्ति संसाधन के नाम से जाना जाता है। वो भूमि जो एक कृषि वर्ष या सबसे कम समय तक कृषि रहित रहती है वो वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है। वो भूमि जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से कम समय तक कृषि रहित होती है उसको पुरातन प्रतिभूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रबी की जो फसल है वो अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है। भारत में चावल के पश्चात गेहूं जो फसल है उसका दूसरा प्रमुख स्थान अनाजों की श्रेणी में आता है। सबसे पहला जो अनाज है वो चावल और दूसरा गेहूं। कपास एक प्रकार की फसल है, तो कपास को रेशेदार और उष्णकटिबंधीय फसल के नाम से भी जाना जाता है। विभाग मतलब भू राजस्व विभाग जो है वो भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि गहनता की गणना का सूत्र आपको बताना है। तो कृषि या फसल गहनता इक्वल टू मतलब बराबर सकल बोया गया क्षेत्र बट्टा निवल बोया गया क्षेत्र और इनको गुणा करना है 100 से। फिर आपके पास आ जाएगा फसल गहनता या कृषि गहनता वाला क्षेत्र। आर्द्रता के आधार पर कृषि को 2 प्रकारों में बांटा गया है, सिंचित कृषि और वर्षा निर्भर या बरानी कृषि। वर्षा निर्भर कृषि उपलब्ध आर्द्रता के आधार पर 2 भागों में उसको बांटा गया है। पहली है शुष्क कृषि भूमि जिसमें 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और आर्द्र कृषि भूमि। पश्चिमी बंगाल में चाय उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? तो इसमें दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी ये क्या है? चाय उत्पादक क्षेत्र है। और तीसरा है कूच बिहार। नेक्स्ट है, पश्चिमी बंगाल में चावल की कौन सी 3 फसलें उगाई जाती हैं? तो उसमें ओस, अमन, बोरो ये चावल की प्रमुख किस्में हैं। देश के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकन कपास को नरमा कहा जाता है। तो नरमा किसको कहा जाता है? उत्तरी पश्चिमी भाग की जो अमेरिकन कपास है उसको नरमा कहा जाता है। चाय की पत्तियों में कौन से तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है? तो चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टेनिन जो तत्व होते हैं वो अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। भारत में कॉफ़ी की कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? या फिर भारत में कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन से हैं? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में पश्चिमी घाट की उच्च भूमि पर इसकी कृषि की जाती है। देश के समस्त कॉफ़ी उत्पादन का 2/3 से अधिक भाग जो है वो केवल और केवल कर्नाटक राज्य से उत्पादित होता है। नेक्स्ट है, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत अनाज का उत्पादन होता है? तो भारत में विश्व के लगभग 11% अनाज का उत्पादन भारत में होता है। भारत क्वेश्चन है, भारत में अनाजों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? तो इनको 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं, उत्तम अनाज और मोटे अनाज। उत्तम अनाज में तो चावल और गेहूं आता है। चावल का उत्पादन में पहला स्थान, गेहूं का दूसरा। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी ये फसलें आती हैं। हरित क्रांति से क्या आशय है? मतलब नवीन कृषि प्रौद्योगिकी एवं सिंचाई द्वारा
खाद्यान्नों के उत्पादन में होने वाली अभूतपूर्व वृद्धि जो होती है वो हरित क्रांति कहलाती है। भारत में रासायनिक उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर खपत किन राज्यों में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है? ये राज्य हैं पंजाब एवं हरियाणा। भारतीय कृषि की कोई दो समस्याएं बताओ। पहली है निम्न उत्पादकता, दूसरी है भूमि सुधारों की कमी। भारत का सर्वाधिक अरहर उत्पादक राज्य जो है वो पूछा है, वो है महाराष्ट्र। भारत में चाय की खेती सर्वप्रथम कब हुई और कहां से शुरू हुई? तो भारत में सबसे पहले 1840 ईस्वी में असम की जो ब्रह्मपुत्र घाटी है वहां पर चाय की खेती शुरू हुई थी। दालें मिट्टी की उर्वरकता को कैसे बढ़ाती हैं? दालें जो होती हैं वो फलीदार फसलें होती हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता को बढ़ाती हैं। कृषि गहनता क्या है अथवा सस्य गहनता से आप क्या समझते हैं? जवाब होगा एक निश्चित क्षेत्र पर एक फसल वर्ष में कितनी बार फसलों को उत्पादित किया जाता है। मतलब एक फसल वर्ष में कितनी बार कितनी प्रकार की फसलों को उत्पादित किया जाता है। कृषि फसलों की यही प्रवृत्ति कृषि गहनता या फिर सस्य गहनता कहलाती है। किन्हीं दो रेशेदार फसलों के नाम बताने हैं। कपास और जूट ये दोनों रेशेदार फसलें हैं। भारत में गेहूं के 5 प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करें तो वो हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। ये 5 गेहूं उत्पादक राज्य हैं। साझा संपत्ति संसाधनों पर आपको टिप्पणी लिखनी है। ग्राम पंचायत या फिर राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। सामुदायिक वन, चारागाह तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र साझा संपत्ति के उदाहरण माने जाते हैं। वर्तमान भारतीय कृषि में अत्यधिक ऋणग्रस्तता किसानों की आत्महत्या का कारण बनता जा रहा है, यह आपको स्पष्ट करना है। या फिर अत्यधिक ऋणग्रस्तता के क्या गंभीर परिणाम हैं? क्या आप मानते हैं कि देश के विभिन्न राज्यों में किसान द्वारा आत्महत्या ऋणग्रस्तता का परिणाम मानी जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा भारतीय कृषक कृषि में पर्याप्त निवेश करने में असमर्थ होने तथा कृषि से कम होती आय व फसलों के खराब हो जाने से किसान अत्यधिक ऋणग्रस्त हो जाते हैं। महाजनों तथा विविध वित्तीय संस्थाओं का कर्जा न चुका पाने की स्थिति में प्रतिवर्ष भारत के विभिन्न राज्यों में हजारों कृषक आत्महत्या कर लेते हैं। वस्तुतः हमारा ये मानना है कि देश के विभिन्न राज्यों में किसानों द्वारा आत्महत्या जो है वो ऋणग्रस्तता का ही परिणाम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में भू उपयोग परिवर्तन के कारणों की विवेचना करें। या फिर भारत में भू उपयोग परिवर्तन को अर्थव्यवस्था किस प्रकार प्रभावित कर रही है, ये आपको स्पष्ट करना है। तो इसका जवाब होगा भारत में भू उपयोग परिवर्तन के निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है अर्थव्यवस्था का आकार समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता है, जो बढ़ती जनसंख्या, बदलते आय स्तर, उपलब्ध प्रौद्योगिकी कारकों पर निर्भर है, जिसके परिणाम स्वरूप समय के साथ भूमि पर दबाव जो है वो बढ़ता है तथा सीमांत भूमि को भी प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा है समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में भी बदलाव होता है। द्वितीयक व तृतीयक सेक्टरों में प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा अधिक तीव्रता से वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया में कृषि भूमि गैर कृषि संबंधित कार्यों में प्रयुक्त होती है। तीसरा बिंदु है समय के साथ कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान जो है वो कम होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंजर भूमि तथा कृषि भूमि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर आपको बताना है। तो मरुस्थली, रेतीली, पथरीली भूमि, पहाड़ी भूभाग तथा जल व वायु अपर्दन से व्यर्थ या फिर बेकार हो चुकी भूमि, जिसे वर्तमान में प्रचलित प्रौद्योगिकी मदद से भी कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता, वो बंजर भूमि कहलाती है।
ये तो बंजर भूमि हो गई। जबकि वो भूमि जो विगत 5 वर्ष या इससे अधिक समय तक परती या फिर कृषि रहित है और जिसे कृषि तकनीक के माध्यम से कृषि योग्य बनाया जा सकता है, वो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र, इसमें आपको डिफरेंस या अंतर बताना है। मतलब वो भूमि जिस पर सिर्फ एक बार फसल उगाई व काटी जाती है वो निवल बोई गई भूमि कहलाती है या फिर निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। जबकि एक कृषि वर्ष में विभिन्न फसलों के अंतर्गत बोया गया कुल क्षेत्र जो है वो सकल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? जवाब हो जाएगा, क्योंकि भारत जैसे देशों में कृषि की कमी मतलब भूमि की कमी तथा श्रम की अधिकता हमें देखने को मिलती है। अतः यहाँ गहन कृषि अपनाकर उत्पादन में वृद्धि करने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को भी कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति की उपलब्धियां बताइए कौन कौन सी हैं? तो हरित क्रांति की महत्वपूर्ण उपलब्धियां कई प्रकार की हैं। पहली है, कृषि रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशियों का उपयोग शुरू किया। सिंचाई की सुविधाओं में सुधार और विस्तार किया गया। मेक्सिको से गेहूं और फिलीपींस से चावल के अधिक उपज देने वाले बीज जो हैं वो भारत लाए गए। नेक्स्ट बिंदु है, कृषि आधारित उद्योग तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति भूमि किसे कहते हैं? भूमि को प्रति क्यों छोड़ा जाता है? प्रति भूमि की हम बात करें, निरंतर फसल उत्पादित करते रहने से भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसमें धीरे धीरे कमी आती जाती है। इसलिए भूमि को कुछ समय के लिए कृषि रहित मतलब बिना कृषि के ही छोड़ दिया जाता है। इस भूमि को प्रति भूमि कहा जाता है। भूमि को प्रति छोड़ने के कई कारण हैं। उसमें भूमि को प्रति इसलिए छोड़ा जाता है जिससे वो अपनी खोई हुई जो उर्वरकता है उसको प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त कर सके, इसीलिए भूमि को प्रति छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए थे? जवाब हो जाएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु कई उपाय अपनाए। पहला उपाय है व्यापारिक फसलों के स्थान पर खाद्यान्न फसलों को उगाना। दूसरा उपाय है कृषि गहनता को बढ़ाना। तीसरा उपाय है कृषि योग्य बंजर तथा प्रति भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निवल बोए गए क्षेत्र में किस प्रकार वृद्धि की जा सकती है? जवाब हो जाएगा, भारत में निवल बोए गए क्षेत्र को भूमि बचत प्रौद्योगिकी विकसित कर बढ़ाया जा सकता है। इस प्रौद्योगिकी को दो तरह से काम में लिया जाता है। पहला है प्रति इकाई भूमि में फसल विशेष की उत्पादकता बढ़ाने में। दूसरा है एक कृषि वर्ष में गहन भूमि उपयोग से सभी फसलों का उत्पादन बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए या फिर शुष्क कृषि भूमि व आर्द्र कृषि भूमि में अंतर आपको स्पष्ट करना है, या फिर रक्षित सिंचाई कृषि और उत्पादक सिंचाई कृषि में अंतर आपको स्पष्ट करना है। जवाब हो जाएगा, भारतीय कृषि के प्रकार। आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोत के आधार पर कृषि को सिंचित कृषि तथा वर्षा निर्भर कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। सिंचित कृषि क्या होती है? सिंचित कृषि में भी सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर दो प्रकार पाए जाते हैं, जैसे कि रक्षित सिंचाई कृषि और उत्पादक सिंचाई कृषि। रक्षित सिंचाई कृषि क्या होती है? इसका उद्देश्य होता है आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना, जिसका अभिप्राय ये है कि वर्षा के अलावा जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है। उत्पादक सिंचाई कृषि क्या है? उत्पादक सिंचाई कृषि का उद्देश्य है फसलों को पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाकर अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना। फिर है वर्षा निर्भर या बारानी कृषि। इसमें शुष्क
भूमि कृषि मतलब सामान्यतः 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले जो प्रदेश होते हैं उनमें होने वाली कृषि शुष्क कृषि कहलाती है। इसके अंतर्गत शुष्कता सहन करने वाली फसलें बोई जाती हैं, जैसे कि रागी, बाजरा, मूंग, चना, ग्वार आदि फसलें इसके अंतर्गत बोई जाती हैं। और आर्द्र भूमि कृषि, इसमें फसलों की आवश्यकता से अधिक होने वाली वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी कृषि की जाती है। इसको कृषि आर्द्र भूमि कृषि के नाम से जाना जाता है। इसमें चावल, जूट, गन्ना आदि अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों की कृषि इसके अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भू उपयोग के किन संवर्गों में वृद्धि हुई है और वृद्धि के कारणों की आपको विवेचना करनी है। या फिर इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप है, वर्ष 1950 से लेकर 2014-15 के दौरान भारत में भू उपयोग के संवर्गों में हुए परिवर्तन की आपको व्याख्या करनी है। तो इसका जवाब हो जाएगा, भारत में भू उपयोग संवर्गों में हुए परिवर्तन 1950-51 से 2014-15 के दौरान भारत में भू उपयोग के 3 संवर्गों में वृद्धि तथा 4 संवर्गों में के अनुपात में गिरावट दर्ज की गई है। वृद्धि दर्ज करने वाले संवर्गों की हम बात करें तो इसमें भारत के भू उपयोग के प्रमुख संवर्गों में वृद्धि हुई है। पहला है वन क्षेत्र। वन क्षेत्र 17% से बढ़कर 23.3% हो गया। दूसरा है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, मतलब गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि 3.2% से बढ़कर 8.7% हो गई। वर्तमान प्रतिभूमि की बात करें तो ये 3.7% से बढ़कर 4.9% हो गई। और नीवल बोए गए क्षेत्र की बात करें तो ये 41.7% से बढ़कर 45.5% हो चुका है। वृद्धि के कारणों की हम बात करें तो इसमें भू उपयोग के ऊपर दिए गए संवर्गों में वृद्धि के प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला कारण है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त क्षेत्र में वृद्धि जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की निर्भरता औद्योगिक व सेवा सेक्टरों पर उत्तरोत्तर बढ़ रही है। इसके साथ ही ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों के अंतर्गत क्षेत्रफल भी लगातार बढ़ा है। वन क्षेत्र में वृद्धि उनके सीमांकन के कारण हुई है, न कि वास्तविक वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि के कारण। अगला बिंदु है, वर्तमान प्रतिभूमि में वृद्धि वर्षा की अनियमितता तथा फसल चक्र में होने वाले परिवर्तन के कारण हुई है। नेक्स्ट बिंदु है, कृषि हेतु कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के उपयोग के कारण नीवल बोए गए क्षेत्र में वृद्धि हुई है। फिर हम बात करें गिरावट दर्ज करने वाले संवर्गों की तो उसमें पहला है बंजर व व्यर्थ भूमि, दूसरा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, तीसरा चरागाहों फसल वृक्षों के अंतर्गत क्षेत्र जो आता है, चौथा वर्तमान प्रति के अतिरिक्त प्रति भूमि। फिर हम बात करें इसकी कमी के कारण तो इसके कमी के कई कारण हो सकते हैं। पहला है समय के साथ जैसे जैसे कृषि तथा गैर कृषि कार्यों हेतु भूमि पर दबाव बढ़ा वैसे वैसे व्यर्थ एवं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में समयानुसार कमी आई। दूसरा बिंदु है नीवल बोए गए क्षेत्र में कमी का कारण गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के अनुपात में वृद्धि का होना। तीसरा बिंदु है चरागाह भूमि के अनुपात में कमी का जो कारण है वो कृषि भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित तिलहन फसलों का वर्णन कीजिए। तो इसका जवाब हो जाएगा, तिलहनों की कृषि मुख्यतया खाद्य तेल निकालने के लिए की जाती है। देश में मालवा का पठार, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान के शुष्क भाग तथा आंध्र प्रदेश के तेलंगाना व रायलसीमा प्रदेश प्रमुख तिलहन पैदा करते हैं। भारत में 14% कृषिगत भाग पर तिलहन की कृषि की जाती है। देश की प्रमुख तिलहन फसलों में मूंगफली, तोरियां, सरसों, सोयाबीन तथा सूरजमुखी फसलों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं मूंगफली। भारत विश्व का 19.5% मूंगफली का उत्पादन करता है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इसके अग्रणी उत्पादक राज्य माने जाते हैं। फिर है सरसों। सरसों और तोरियों में बहुत से तिलहन शामिल हैं, जैसे कि राई, सरसों, तोरिया, तारामीरा।
ये उपोष्ण कटिबंधीय फसलें हैं तथा भारत के मध्य व उत्तर पश्चिमी भाग में रबी की ऋतु में इनको बोया जाता है। सोयाबीन एवं सूरजमुखी। सोयाबीन अधिकतर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोया जाता है। दोनों राज्य मिलकर देश का लगभग 90% सोयाबीन पैदा करते हैं। सूरजमुखी की फसल का संधारण जो है यह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा इससे जुड़े हुए महाराष्ट्र के भागों में होता है। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि की किन्हीं 4 समस्याओं की व्याख्या आपको करनी है। पहली समस्या है अनियमित मानसून पर निर्भरता। भारतीय कृषि वर्तमान में भी मानसून पर निर्भर है। देश में कृषि क्षेत्र का केवल 1/3 भाग ही सिंचित है। शेष कृषि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से वर्षा पर ही निर्भर होता है। दूसरी समस्या है वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं तथा ऋणग्रस्तता। आधुनिक कृषि में लागत बहुत आती है और जो सीमांत और छोटे किसान हैं उनकी कृषि बचत बहुत ही कम या फिर न के बराबर होती है। अतः कृषि में निवेश करने में वो असमर्थ होते हैं। साथ ही फसलों के खराब होने से भी किसान कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं। तीसरी समस्या छोटे खेत तथा विखंडित जोत। देश में सीमांत तथा छोटे किसानों की संख्या बहुत ही अधिक है। बढ़ती जनसंख्या के कारण इन जोतों का जो औसत आकार है वो निरंतर सिकुड़ता जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत में अधिकांश भू जोत जो हैं वो बिखरी अवस्था में हैं। चौथी जो समस्या है वो कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। भूमि संसाधनों का निम्नीकरण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सिंचित क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जलाक्रांतता, लवणता तथा मृदा क्षारकता के कारण बंजर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान पोर्टल क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा यह है किसानों को कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करने का एक मंच है जिसके माध्यम से किसानों को बीज, कीटनाशक, फसल बीमा, फसल का बाजार मूल्य आदि की जानकारी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन पर आपको टिप्पणी लिखनी है या फिर सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य आपको बताना है या फिर जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही 2 योजनाओं के नाम आपको लिखने हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा NMSA के जो उद्देश्य हैं वो कई हैं। पहला उद्देश्य है इस मिशन का उद्देश्य कृषि को अधिक विशिष्ट, स्थायी एवं जलवायु अनुकूल बनाना है। दूसरा उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और तीसरा उद्देश्य है परंपरागत कृषि विकास योजना तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभूमि जो है ये क्या है? प्रतिभूमि की अवधि को किस तरह कम किया जा सकता है? जवाब हो जाएगा प्रतिभूमि एक ही खेत पर लंबे समय तक लगातार फसलें उगाने से मृदा के जो पोषक तत्व हैं वो समाप्त हो जाते हैं। मृदा की जो उपजाऊ शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए भूमि को एक कृषि वर्ष बिना कृषि किए खाली छोड़ दिया जाता है। इस भूमि को प्रतिभूमि कहते हैं। इस विधि से भूमि की क्षीण उर्वरकता प्राकृतिक रूप से वापस आ जाती है। प्रतिभूमि में उर्वरकों के अधिक उपयोग से प्रतिभूमि की अवधि को घटाया जा सकता है। भारत की प्रमुख फसल ऋतुओं का वर्णन कीजिए। तो भारत की 3 फसल ऋतुएं होती हैं। पहली है खरीफ फसल ऋतु। खरीफ की फसलें दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। इसमें मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसलें शामिल हैं जैसे कि चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा, अरहर, ये खरीफीय फसलें हैं। फिर है रबी की फसल। ये शीत ऋतु में अक्टूबर-नवंबर से प्रारंभ होकर मार्च-अप्रैल में समाप्त होती है। इनको अक्टूबर-नवंबर में बोया जाता है और मार्च-अप्रैल में काटा जाता है। इस समय उपलब्ध कम तापमान, शीतोष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसलें ये होती हैं और इसमें आती हैं गेहूँ, चना, सरसों, ये फसलें इसमें आती हैं। तीसरी फसल है जायद फसल ऋतु। यह एक अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है जो रबी फसल की कटाई के बाद शुरू होती है। इसमें सामान्यतः तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां व चारा फसलों की कृषि सिंचित भूमि पर इसको उत्पादित किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय के बागान पहाड़ी ढालों पर ही क्यों लगाए जाते हैं? तो चाय जो है वो एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है। चाय के बागान पहाड़ी ढालों पर इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि चाय के पौधों के विकास के लिए इसकी जड़ों में जल एकत्रित होना हानिकारक होता है और पहाड़ी ढालों में जल का अपवाह आसानी से हो जाता है, जिसके कारण ये जल चाय के पौधों की जड़ों में एकत्रित नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चावल व गेहूं की कृषि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको करना है। पहला है फसल परिचय, दूसरा जलवायु दशाएं, तीसरा है उत्पादक क्षेत्र। तो पहला है फसल परिचय। इसमें हम चावल और गेहूं की बात करते हैं। तो चावल जो है वो खरीफ की फसल और उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल मानी जाती है, जबकि गेहूं जो है ये रबी की फसल है और इसको शीतोष्ण कटिबंधीय फसल के रूप में जाना जाता है। फिर हम इनकी जलवायु की बात करें तो चावल के लिए जो जलवायु है ये उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल होने के कारण उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता आवश्यक होती है, जबकि गेहूं जो है वो रबी की फसल होने के कारण सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में इसको उत्पादित किया जाता है, परंतु हिमालय के उच्च भागों में तथा मध्य प्रदेश के मालवा के पठारी क्षेत्रों में ये वर्षा पर निर्भर है। चावल जो है यह पश्चिमी बंगाल में कृषि जलवायु की अनुकूलता के कारण 2 या 3 फसलें इसमें बोई जाती हैं, जिन्हें ओस, अमन व बोरो कहा जाता है। गेहूं जो है वो कम तापमान की आवश्यकता वाली फसल है। फिर हम उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो चावल जो है ये इसमें भारत विश्व का 21.6% उत्पादन करता है, जबकि गेहूं की हम बात करें इसमें भारत जो है वो उसका जो उत्पादन है वो विश्व में 12.3% माना गया है। देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों की हम बात करें तो वो हैं बंगाल, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल राज्य। अब हम गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। इसी के साथ अपना आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।